46 नंबर सेट हम लोग देखेंगे आज ना। आराम से देखिए आज 6 to 8 9 10th। देखिए ये बायो का सवाल आ गया पहला ना। हाँ, बायो का सवाल आ गई। देखिए क्या कह रहा है। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति, ए बी आपके ब्लड का, आपका देखिए ब्लड ग्रुप में अगर देखा जाए तो ए भी होती है, बी भी होती है, ए बी भी होती है और ओ भी होती है। लेकिन इसमें सबको देने वाला ब्लड ग्रुप कौन होती है? तो ओ माइनस होती है। सबसे लेने वाला ब्लड ग्रुप कौन होती है? तो ए बी पॉजिटिव होती है। अब सबसे पहली बातें समझ लीजिएगा। यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो ओ माइनस करते हैं, कहिएगा नो एंटी जेन एंटीजेन इसमें नहीं होती है, कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर में कौन आ जाएगा? तो कहिएगा ए बी पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कहिएगा नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे ले सकता है। तो ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या होता है? सबसे रक्त को क्या करता है? ले लेता है, सबसे रक्त को ले लेता है। बताइए इसका कौन आंसर होगा? तो बताइए आप लोग, कहा जाएगा कि ए बी ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है कि सबको दान? सबसे ले सकता है यार, सबसे, लेकिन दे सकता है किसको? सिर्फ अपने वाले को देगा। और किसको? यूनिवर्सल अपने वाले को देगा यहाँ पर ठीक है, तो सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है कि आपका सार्वभौमिक रक्तदाता यूनिवर्सल एक्सेप्टर है कि आपका किसी भी रक्त वर्ग से ब्लड ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, लीजिए प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात की, जीएम क्रॉप की बात किया जाए तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वो कौन है? कपास। तो कहिएगा प्रथम पूछ रहा है हमसे, तो कपास भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। टमाटर, तंबाकू, तो कहिएगा कि सबसे पहले ये तंबाकू लाया गया था और ये चाइना ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। कौन किया था? चाइना। तो पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, तो कह दिया जाए कि पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, चीन द्वारा तैयार किया गया था। चीन द्वारा उत्पादित तंबाकू है, चीन द्वारा उत्पादित तंबाकू है। ये कारनामा जो है ना, चाइना किया था 1982 में किया था। कब? 1982 में ये कारनामा किया था। कौन हो जाएगा? तंबाकू हो जाएगी इसका। निम्न में कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है? प्रोलैक्टिन भी किया जाता है, वेसोप्रेसिन भी किया जाता है, जिसी को ना एडीएच कहते हैं। एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच का मतलब क्या? एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर आपका सोमैटोस्टेटिन जो होती है अग्नाशय द्वारा,
अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा, क्योंकि अग्नाशय के बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम लोग इसके अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। और इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और क्या, गामा। तो अल्फा जो होती है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है, बीटा जो होती है इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, और गामा जो होती है जिसको डेल्टा सेल भी कहा जाता है वो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो ये जो होती है हमारा मास्टर ग्लैंड द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होती है, इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्रो मास्टर होती है हाइपोथैलेमस। एक्रो मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे तो इससे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि कुछ जो होती है हाइपोथैलेमस बनाता है और कहता है पिट्यूटरी को कि लो यार तुम इसका सेक्रेशन करो, तभी तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा गया है। तो बताइए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, कहा जाता है इसलिए कि कुछ हार्मोन को ये बनाता है और बनाकर कहता है ये मास्टर ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को कि तुम लो, तुम सेक्रेशन करो, तुम्हारा नाम होगा कि उसने सेक्रेशन किया, लेकिन बनाकर तो हम दे रहे हैं तुमको। तो वही बात है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो एक बात बताइएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड होती है इसी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है, इसी के द्वारा हमारा TSH हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है, इसी के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है, इसी के द्वारा आपका LH हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है, इसी के द्वारा FSH हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है। तब बहुत हार्मोन का, और हार्मोन का स्राव जो होती है इंडोक्राइन ग्लैंड करती है। कहिएगा हार्मोन का सेक्रेशन, हार्मोन का स्राव, स्राव इंडोक्राइन ग्लैंड करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड करती है इंडोक्राइन ग्लैंड करती है। जबकि एंजाइम का सेक्रेशन बाह्यस्रावी ग्रंथि करती है, जबकि एंजाइम का स्राव, एंजाइम का स्राव एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। एक बात बताइएगा, ये जो हमारा एंजाइम होती है ना, एंजाइम को आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नली चाहिए, ये नलिका युक्त होती है, लेकिन ये जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होती है नलिका विहीन होती है। चलिए इसका जवाब आप लोगों का आ गया, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन, और ये डेल्टा सेल करती है अग्नाशय द्वारा। तो कहिएगा डेल्टा सेल, कहिएगा इन लैंगरहैंस की द्वीपिका का, लैंगरहैंस की द्वीपिका का डेल्टा सेल करती है, लैंगरहैंस की, हैंस की द्वीपिका का, द्वीपिका का डेल्टा सेल करती है, डेल्टा सेल, कौन सेल, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल करती है। हो गया यहाँ सर आंसर हमारा, यहाँ ना, हाँ एकदम आंसर हो गया, अच्छा सवाल था ये। डैश डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। मूत्राशय माने क्या हुआ, यूरिनरी ब्लाडर, क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लाडर, जिसमें मूत्र जमा होता है। तो हम एगो छोटा सा चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखकर बनाइएगा। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा, लीजिए हम यहाँ पर बड़ी सुंदर सा एक चित्र बनाने जा रहे हैं, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। देखिए क्या है भाई मेरे ये, आप बताइए, दोनों नली से एक एक, दोनों किडनी से एक एक नली निकलती है,
इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर कहते हैं। ये बेचारा हो गया किडनी। ये हो गया हमारा मूत्राशय, और ये होती है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा। कभी कभी ये पूछता है प्रोसेस, कभी कभी ये प्रोसेस पूछ देता है आपसे, और सवाल यही कर रहा है कि डैश डैश मांसल नलिकाएं होती है। नलिका जो मूत्र का निर्माण किडनी जो करता है, वो प्रत्येक किडनी से एक एक नली निकलती है। वो नली आता है और मूत्राशय में मूत्र को जमा करता है। तो यही हमारा मूत्राशय है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ ढकेलता है। तो ये कहता है कि जाओ भाई, तुम इस थैली में जाओ, भर जाओगे तो एहसास होगा कि हाँ यूरिनेशन करना है। तो बताइएगा मूत्रवाहिनी हो गया हमारा। गर्भाशय नहीं, ये गर्भाशय तो इसमें बच्चा पलता है, इसी को कोख के नाम से जाना जाता है, और नहीं तो इसी को बच्चादानी भी कहते हैं। डॉक्टरी भाषा में उसको उम्ब भी कहा जाता है, WOMB, उम्ब कहते हैं। इसी में ना बच्चा क्या होता है, ग्रोथ करता है, सरवाइव करता है। और श्रेणी आपका रेनिल पेल्विस नहीं, मूत्रवाहिनी हो गया। C नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए आगे बढ़ जाना है आपको। अब ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन, तो देखिए ना, ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन वाला अणु है। ग्लूकोज C6H12 O6 हो गया। और ये जो होती है ना, इसका जो है आपका पाइरुवेट और प्लस ऊर्जा। पाइरुवेट और ऊर्जा में ये जो होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है, और ये प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया द्वारा। और ये पाइरुवेट में टूटता है, C3H4O3 में टूटता है ये। और अब ये पाइरुवेट जो होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में CO2, H2 और ATP के रूप में ऊर्जा देता है। तो अब यहां पर कह दिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। कौन साइकिल? क्रेब्स साइकिल। एक दिन और बताए थे। अब ये दे देता है क्या हमारा, CO2, H2O और प्लस ATP के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। और ये बताइएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिल जाती है यहाँ पर। तो बताइएगा इसका कौन होगा? हम लोगों से यहीं पर आकर पूछ रहा है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का नाम दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से सहजीवी जीवाणु कौन है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि अब खुद को लाभ होता है और दूसरे को भी लाभान्वित करता है। खुद को लाभ होता है और दूसरों को भी लाभान्वित होती है। मतलब कि जियो और जीनो का नारा लेकर चलता है ये। मतलब कि दोनों को लाभ होती है, दोनों को लाभ हो गया। तो ये कौन करता है? तो कहिएगा ये काम है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती है। कहिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती है। कहेंगे कि ये जो होती है खेतों में आपका उर्वरता शक्ति को बनाए रखती है। वो अपना भी भोजन आपका उसको मिल जाता है, खेतों की उर्वरता शक्ति को भी क्या हमारा बनाए रखती है ये। चलिए राइजोबियम हो गया, सहजीवी बैक्टीरिया हमारा हो गया, सहजीवी जीवाणु हो गया। दोनों को लाभ होती है, जिसके साथ ये रहता है उसको भी लाभ पहुंचाता है और अपने आप को भी लाभ लेता है ये।
विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर साहब थे। कौन थे हमारे? विटेकर साहब थे। तो लीजिए भाई, विटेकर द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था? विटेकर साहब द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा कौन कौन था? तो हमारा मोनेरा जगत था, मोनेरा हमारा था, प्रोटिस्टा, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजी था, FUNGI, फंजी, फंजाई भी कह सकते हैं। डी नंबर में हमारा आ गया प्लांटी आ गया, PLANTAE, प्लांटी आ गया। और हमारा एक और हो गया एनिमिलिया, ANNEMELIA, एनिमिलिया, एनिमिलिया आ गया। तो ये बता दीजिएगा ये कौन नहीं था इसमें? तो कहिएगा कि प्रोटिस्टा भी है, फंजी भी है, प्रोटोजोआ है तो नहीं है, यहाँ हमारा ये सब आ जाएगा। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमिलिया, एनिमिलिया आ जाएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कौन? विटेकर साहब ने दिया था, विटेकर साहब ने ये बात दिया था। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। डैश डैश एक उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प का मतलब हुआ कि इस पर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों उपस्थित होती है। कहिएगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम तथा गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होती है। मतलब कि इसका मतलब हो गया पुमंग, पुंकेसर। कहिएगा इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होती है, ऐसे लिख दीजिए, हटाइए। कहिएगा इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित होता है, दोनों होता है। और इसमें आ जाता है हमारा, इसमें कौन आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहा जाएगा गुड़हल, गुड़हल, हिबिस्कस जिसको कहा जाता है, हिबिस्कस आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। ये सब का सब हमारा उभयलिंगी पुष्प में आ जाती है। लेकिन याद रखेंगे आपका एकलिंगी पुष्प के अंतर्गत कौन आएगा? एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प में से या तो स्त्रीकेसर होगा या तो पुंकेसर होगा। तो एकलिंगी पुष्प में हमारा आ जाता है पपीता आ जाएगा, चाहे आप लोग देखिएगा तो तरबूज आ जाएगा, तरबूज आ जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा? डैश डैश एक उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प में हमारा गुड़हल आ जाएगा, हिबिस्कस आ गया हमारा, एकदम सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। ये सी नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर क्या है जरा देख लिया जाए एक बार। अगला है निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? कौन सा फूल का प्रजनन अंग? फूल का प्रजनन अंग में हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, ये सब नहीं है, ये सब है भाई, सब का सब है। ये जो है फीमेल का पार्ट है और ये बेचारा मेल का पार्ट है। तो कहिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो कहिएगा सब है, इसमें सब का सब है। तो सब का सब है तो एक से अधिक नहीं है पूछ रहा है, तो ई नंबर ऑप्शन कहना है यहाँ पर, ठीक ना। सभी फूल के प्रजनन अंग हैं। कहिएगा ABC आपका सभी का सभी फूल के प्रजनन अंग में आती है। आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो हमारा आ गया स्त्रीकेसर में, स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर में देखिएगा तो सब ना आएगा। वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है और हमारा अंडाशय होती है। और यहाँ पर पुंकेसर की बात करते हैं, तब पुंकेसर में हमारा क्या आती है? तो कहिएगा कि फिलामेंट आती है, तंतु आती है, फिलामेंट जिसको हम लोग कह देते हैं तंतु आती है। और परागकोश आ जाता है, परागकोश आती है। परागकोश में इसमें परागकण होता है,
इसमें पराग कण होते हैं और यही पराग कण जो होती है फीमेल के वर्तिकाग्र पर जाकर चला जाता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। हवा के माध्यम से होगा एनीमोफिली, जल के माध्यम से होगा जूफिली, होगा ना ये सब, एकदम होगा ये सब। आगे बढ़ जाते हैं 9 के बाद 10 नंबर पर आइए। आलू किसका संशोधित रूप है, उत्पाद है? आलू जड़ है? नहीं, जड़ में हमारा मूली आ जाएगा, हमारा गाजर आ जाएगा, सलजम आ जाएगा, इसमें हमारा मूली आएगा, यहीं पर हमारा गाजर आ जाएगा, सलजम आ जाएगा, चुकुंदर आ जाएगा, चुकुंदर आ जाएगा, लेकिन हमारा आलू क्या है, तना में आ जाएगा। आलू किस में आएगा, तना में आ जाएगा, हमारा तना हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आ जाना है। इनमें कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होती है? कवक द्वारा प्राप्त नहीं होती है तो कहिएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होगी, ये बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया द्वारा। साइट्रिक एसिड ये हमारा कवक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया हुआ है। बैक्टीरियोफेज तो कहिएगा जीवाणु भोजी होती है। नाम क्या है इसका? बैक्टीरियोफेज का मतलब होती है जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी होती है। और ये बैक्टीरियोफेज जो होती है ना, ये बैक्टीरियोफेज जो होती है जीवाणुओं को संक्रमित, वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करती है। यह एक वायरस है, यह एक वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करती है, संक्रमित करती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होती है, डबल हेलिक्स डीएनए होती है, डबल हेलिक्स डीएनए होती है। बताइए, डबल हेलिक्स डीएनए वायरस होती है, ये डबल हेलिक्स डीएनए वायरस होती है, डबल हेलिक्स डीएनए वायरस होती है। कौन? बैक्टीरियोफेज। गंगा का जल जो होती है इसी के वजह से शुद्ध होता है, जीवाणु भोजी के वजह से। वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, यह एक वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करती है, जीवाणुओं को क्या करती है, भक्षण करती है, खाती है, वही हमारा जीवाणु भोजी होती है, बैक्टीरियोफेज होती है। बैक्टीरियोफेज माने जीवाणु भोजी होती है। ये कौन होगा आंसर? एकदम 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। अगले नंबर पर आइए। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का काम है प्रोटीन का क्या करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन पाचन क्रिया में सहायता करता है? नहीं, पाचन क्रिया में सहायता ये नहीं करेगा। पाचन क्रिया में अगर देखा जाए तो हमारा ये पीत लवण करता है। पीत लवण, अगर बाइल साल्ट की बात करेंगे तो वो पाचन क्रिया में सहायक होगी। लीजिए अगला है, डैश डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट बनाने में 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात सीमेंट के बारे में समझ लीजिएगा। सीमेंट CEMENT कहिएगा। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता हो गए जोसेफ अस्पर्डिन, अस्पर्डिन साहब हो गए खोजकर्ता जोसेफ अस्पर्डिन। कहिएगा 3 कच्चे पदार्थ, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। कौन कौन है यहाँ पर तो कह दीजिएगा। 1 नंबर में चूना पत्थर, चूना पत्थर CaCO3 या CaO प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? CaO प्रदान करता है। इसकी मात्रा सीमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। इसकी मात्रा सीमेंट में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और दूसरा नंबर हो गया चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जिसको हम लोग क्ले कहते हैं, CLAY। कहिएगा यह SiO2, एल्यूमिना Al2O3
Fe2O3, MgO इत्यादि प्रदान करती है। और यहाँ पर एक और हो गया हमारा कौन, जिप्सम। जिप्सम सूत्र होती है CaSO4 × 2H2O। कहिएगा प्रारंभिक जमाव को धीमा करता है, प्रारंभिक जमाव को धीमा करता है, प्रारंभिक जमाव को धीमा करता है। और जवाब इसका आप लोग बता दीजिएगा कौन सा होने वाली है, जवाब इसका फटाफट बता दीजिए, हम सारा कहानी लिख दिए हैं। सीमेंट में मुख्य घटक होता है सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट। बी वाले को तो हटा ही दीजिए आप लोग, MnO को हटा दीजिए, सूत्रों सही नहीं है ये। चलिए बता दीजिएगा सही जवाब क्या होने वाली है इसका। इसका सही जवाब बता दीजिएगा कौन होने वाला है इसका। तो देखिए भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। किसकी मात्रा, चूना पत्थर की मात्रा। तो चूना पत्थर कौन देता है, आपका चूना, आपका CaO की मात्रा सबसे ज्यादा। तो इसका जवाब भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन होगा। सीमेंट का मुख्य घटक में कौन कौन आ जाएगा हमारा, तो चूना पत्थर ही मार देना है। कौन मारना है, चूना पत्थर करना है। यहाँ पर चूना पत्थर ही कर दीजिएगा, CaCO3 हो जाएगी ये। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है। बैंगनी रंग की निचली सतह क्या मिलाने से बनती है, किसको मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनेगी ये, बैंगनी रंग की निचली सतह। सुनिए मेरी बात पहले, कहिएगा कि क्लोरीन जो होती है ना, यहाँ क्लोरीन यहाँ पर -1, ये देखिए क्लोरीन -1 माने क्लोरीन आयन हो गया, क्लोरीन द्वारा आयोडीन माइनस, और ये जो होती है क्लोरीन द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होती है। क्लोरीन द्वारा क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड होकर I2 बनाती है। क्या बनाती है, I2 बनाती है। क्लोरीन द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर I2 बनाती है। I2 बनाती है, ये क्या बनाती है, I2 बनाती है। और यह यह माने कौन, I2, और यह I2 Cl आपका, और यह I2 CCl4 में घुलने के कारण, CCl4 वही कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने के कारण बैंगनी रंग देता है, बैंगनी रंग देता है। और यह I2 CCl4 में घुलने के कारण बैंगनी रंग देता है। तो कौन हो जाएगा आंसर, तो कहिएगा आयोडाइड हो जाएगी। आयोडाइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन, ठीक है। हाँ, अगले नंबर पर आ जाते हैं। ताम्रपिचास नामक शब्द का प्रयोग, याद रखेंगे, ताम्रपिचास नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था। तो ये निकेल के लिए किया गया था, याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक ना। हाँ, निकेल। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक धातु इसके अयस्क से निष्कर्षित की जाती है। एक धातु इसके अयस्क से निष्कर्षित की जाती है जिसमें सिलिका अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है। सिलिका अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है। तो सुनिए मेरी बात, सिलिका अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है सिलिका। तो बताइएगा हमें अम्लीय गालक की आवश्यकता होती है। सुनिए मेरी बात पहले, अयस्क में जो अशुद्धियां होती है उसको कहा जाता है गैंग कहा जाता है।
अयस्क में मिली अशुद्धियां, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गैंग अधात्री, क्या कहलाया? अधात्री। अयस्क में मिली अशुद्धियां को क्या कहा जाता है? आपका गैंग अधात्री या MATRIX मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाला पदार्थ है फ्लक्स, क्या कहलाया? फ्लक्स, ठीक ना, फ्लक्स कहलाता है, माने शुद्ध द्रावक या गालक कहलाता, फ्लक्स कहलाता है। और याद रखिएगा यहां पर कह दिया गया जाएगा, यहां पर हम जो बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा, कहा जाएगा कि अम्लीय फ्लक्स को हटाने के लिए, सुनिए, अम्लीय फ्लक्स को हटाने के लिए क्षारीय गैंग अम्लीय फ्लक्स को हटाने के लिए क्षारीय गैंग तथा क्षारीय फ्लक्स को हटाने के लिए अम्लीय गैंग का उपयोग किया जाता है, तो अब हम अगर डायरेक्ट लिख दें कि अम्लीय गैंग में कौन आता है अम्लीय फ्लक्स में, तो अम्लीय फ्लक्स बराबर हमारा हो गया, अम्लीय फ्लक्स में हमारा कौन आ जाएगा? तो अम्लीय फ्लक्स में हमारा आ जाएगा SiO2 आ जाएगा, और क्षारीय फ्लक्स में कौन आ जाएगा? क्षारीय फ्लक्स में हमारा आ जाएगा CaO आ जाएगा, FeO आ जाएगा, CaO आ जाएगा, FeO आ जाएगा। तो बताइएगा हम लोगों को क्या चाहिए? सिलिका बताइएगा, अशुद्धियां के रूप में उपस्थित हो तो सिलिका, अगर सिलिका होती है तो बताइएगा इसके लिए कौन? क्षारीय गालक की आवश्यकता होती है। किसका? क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। अच्छा सवाल था ये भी, ये जब धातु अधातु पढ़ेंगे ना वहां पर इसको पता करना होगा आपको। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस या भाप अंगार गैस, अंगार गैस कहिए, अच्छा इसी को कह दीजिएगा वाटर गैस कह दीजिएगा। वाटर गैस में क्या क्या मिलेगा? CO+H2 मिलेगा। और यहीं पर अगर वायु अंगार गैस की बात किया जाए को वायु अंगार गैस या इसी को कह देते हैं प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं, तो ये क्या होती है? CO+N2 का मिश्रण होती है। CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण भाप अंगार गैस या वाटर गैस, तो वही पूछ रहा है हमसे, भाप अंगार गैस पूछ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हो गया। आगे बढ़ जाइएगा आप लोग और इसका जवाब दे दीजिएगा। कह रहा है कि ये वाला जवाब दे दीजिए आप लोग, अगले सवाल का जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए इसका। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। चलिए ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वलनशील है? और इसके अतिरिक्त पूछ रहा है जितना भी अक्रिय गैस होती है सभी अक्रिय गैस अज्वलनशील होती है, सभी इनर्ट गैस ज्वलनशील नहीं होती है, अज्वलनशील होती है।
अज्वलनशील होती है, अज्वलनशील होती है। तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए। नाइट्रोजन भी अगर ज्वलनशील रहता तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है ना। तो अगर नाइट्रोजन ज्वलनशील रहता तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है, तो पता चलता कि भाई पूरा आपका यानी कि ब्रह्मांड क्या हो गया, जल कर भस्म हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और बताइएगा, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीकारक का काम करता है, जलता कहाँ है? वायुमंडल में तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का स्थान है ना। तो कहिएगा कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो कहिएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले नंबर पर अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का सूत्र बता दीजिए, NH3। यही हो गया हमारा, अमोनिया हो गया NH3। और कह रहा है कि अमोनिया का गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय है। नहीं सर, ये जल में विलेय होती है, गलत हो गया। यह गंध रहित होती है। नहीं, इसमें तो गंध होती है ना। जैसे कि आप जाइएगा, आपका इसमें गंध होती है, इसमें गंध होती है, ठीक ना, इसमें गंध होती है, इसमें तीखा गंध होती है। इसमें कौन गंध हो गया? तीखा गंध होती है, गलत हो गया। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जरा देखा जाए, कह देंगे कि अमोनिया की क्रिया जब जल से कराइएगा तो क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये क्षार होती है। क्या हो गया? क्षार हो गया। और याद रखेंगे BRB, बी का मतलब होता है क्या? बेस। और ये कह दीजिएगा रेड टू ब्लू होती है। तो ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? तो कहिएगा कि लाल लिटमस पत्र को ये हमारा नीला कर देता है। और सही जवाब हो गया, लाल लिटमस को नीला हो जाता कर देता है। सही जवाब हो गया सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे में यही है हम लोगों का, लीजिए CuO और प्लस H2, Cu प्लस H2, यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? पहला नंबर है कि सब्लिमेशन अपचयन, गलत है। इंग्लिश टर्म यहाँ गलत है, इंग्लिश को हटा दीजिए यहाँ से। उपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। देखिए हम यहाँ पर अब सही हम लिख रहे हैं, रिडक्शन। आपका यहाँ उपचयन ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन माने अपचयन होती है यहाँ। तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि आपका रिडक्शन, तो नहीं, ये रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा, ना ही ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन भी तो हुआ होगा। देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जरा देख लीजिए, CuO और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ बनाता है Cu प्लस H2O। हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो मेथड आपको सिखाएंगे हम। देखिए 0 हो गया, -2 और +2 हो गया। यहाँ 0 हो गया, -2 और +1। सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हमने बताया। ये देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होती है। किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ कॉपर का, यहाँ CuO का रिडक्शन हो रही है। इसका क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो अगर ये रहता कि CuO का रिडक्शन हो रही है तब सही होता। कोई यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अवकारक का काम करता है, जिसका हमारा रिडक्शन होता है वो ऑक्सीकारक, वो हमारा ये जिसका ऑक्सीडेशन हुआ अवकारक का काम, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है, उल्टा एजेंट का काम करता है। और ये दोनों क्रिया है तो इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। कौन रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएगा। लीजिए, एक अल्कोहलीय क्षारीय विलयन की अल्काइल हैलाइड से क्रिया में मुख्य रूप से निम्न होती है, यही सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर। तो बताइए इसका सही जवाब कुछ बन रहा है तो बता दीजिए। तो ये देखिए, एक अल्कोहलीय क्षारीय विलयन की अल्काइल हैलाइड से क्रिया में मुख्य रूप से निम्न होती है। एडिशनल अभिक्रिया है? नहीं,
एलिमिनेशन निष्कासन अभिक्रिया है, या इसी को विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विलोपन, विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विलोपन अभिक्रिया, और यही अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया ही होती है। और विलोपन अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद जो होती है एल्कीन होती है। कहिएगा, मुख्य उत्पाद जो होती है, मुख्य उत्पाद ALKENE एल्कीन होती है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है कि अल्फा विघटन में क्या होती है। अल्फा, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है, सुनिए यहां पर कहा जाएगा कि यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण निकलती है, एक अल्फा कण निकलती है तो प्राप्त नए तत्व की परमाणु संख्या में दो की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में कितनी की कमी? संख्या में 4 की कमी हो जाती है। 4 की कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है, समझिए। अब हम यहां देने जा रहे हैं, देखिए तो परमाणु संख्या में, अब ये देखिए आप लोग, ये जो होती है अल्फा विघटन में कह रहा है कि N, जैसे मानकर चला जाए कि U92 235 की बात किया जाए तो इसमें से एक अल्फा कण निकाल दीजिएगा, समझा रहे हैं, समझिएगा। एक अल्फा कण निकाल दिया जाए तो X बन जाएगा 90 और ये हो गया 231, तो इसमें 2 की कमी होगा, इसमें 4 की कमी होगा। तो अब बताइएगा इसमें प्रोटॉन को गो हो गया, तो कहिएगा 90 गो। इसमें बताइए प्रोटॉन कितना हो गया? P बराबर हो गया 92 गो, और न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो इसमें से कर दीजिएगा 143, और इसमें बताइएगा प्रोटॉन कितना हो गया? तो 90 गो, और न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो 141 हो गया। तो बताइए N/P घटता है कि नहीं घटता है? N/P घटेगा कि बढ़ेगा? तो N/P हमारा क्या होगा? तो कहिएगा घटेगा। N/P हमारा घटेगा। N/P जो है ना, N/P जो है ये हमारा घटेगा। N/P बढ़ता है, गलत। N/P स्थिर रहता है। अच्छा सवाल है। ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का उदाहरण है? माने कि क्षारीय मृदा धातु की बात किया जाए तो कहेंगे कि समूह दूसरा ए के तत्व को समूह दूसरा ए के तत्व को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इसमें कौन आता है? बीमक्का सरबारा, ये सब का सब हमारा क्षारीय मृदा धातु में आता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। तो याद रखेंगे, इसको याद कैसे भी रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक ना। बीमक्का सरबारा ये क्षारीय मृदा धातु में आता है, समूह दूसरा ए में आता है ये। और पूछ रहा है कि वही कि क्षारीय मृदा धातु का तत्व कौन है इसमें? तब मैग्नीज तो होगा नहीं, जिसका संकेत हमारा Mn होती है। मैग्नीशियम का Mg होती है, एल्युमिनियम का Al होती है, एल्युमिनियम भी नहीं है, हमारा Mg है, मैग्नीशियम है। तो आंसर मी मार दिए, मैग्नीशियम हो गया हमारा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को गर्म किया जाता है 200-373 केल्विन तापमान पर, तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, आधा वाटर मॉलिक्यूल बच जाता है, उसी को POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O होती है। इसी को कहा जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नाम पूछा जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसके साथ में SO4 लगा रहेगा फलनवा का सल्फेट कहलाता है, ठीक ना। तो कैल्शियम के साथ लगा रहेगा तो कैल्शियम का सल्फेट, सोडियम के साथ लगा रहेगा सोडियम का सल्फेट हो जाएगी। तो याद रखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये बन गया हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, सही बात है सफ़ेद होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दीजिएगा, पानी मिला दीजिएगा तो तुरंत वो कड़ा हो जाएगा, फिर से जिप्सम में कन्वर्ट कर जाएगा। ये तो कह रहा है कि पानी से गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कह रहा है कि नहीं होता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। गलत है, ये कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई मेरे, फिर से जिप्सम में कन्वर्ट कर जाता है ये। फिर कह रहा है कि टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसी आदमी का हड्डी गुड्डी टूट गया, तो हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर साहब हड्डी को सीधा कर कर क्या करते हैं ना कि प्लास्टरा कर देते हैं, पक्का प्लास्टरा कर देते हैं। तो वही ना प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, एकदम टन टन करते रहता है, ठीक ना, टन टन झन झन करते रहेगा आपको। तो ये बताइएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होती है, फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट कर जाती है। देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें 3/2 वाटर मोलिक्यूल मिला दीजिएगा तो फिर से ये बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2O बन जाती है। इसी को तो हम लोग कह देते हैं जिप्सम, जिप्सम कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको जिप्सम के नाम से जानेंगे, जिप्सम कहेंगे। अब एक बात बताइएगा, बी नंबर ऑप्शन तो बन गया इसका। आगे बढ़ जाइएगा, क्या है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो कि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होती है, उदासीन होती है। प्रोटॉन हमारा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। कौन चार्ज होती है इस पर, पॉजिटिव चार्ज होती है। तो बता दीजिए, इसका कोई जवाब बन रहा है तो हमें बता दिया जाए, और नहीं बन रहा है वो भी आप लोग बता दीजिएगा तो बड़ी खुशी मिलेगी हमें, ठीक ना। हाँ, नहीं भी बन रहा है तो वो भी बता दीजिएगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है ज्वारीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। कह दीजिएगा, ये प्रबल न्यूक्लियर बल होती है। कौन होती है, प्रबल न्यूक्लियर बल होती है, प्रबल न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होती है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होती है। तो कहिएगा नाभिकीय बल ग्रेटर देन आपका स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पर हमारा नाभिकीय बल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला नंबर है कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होती है। एक दिन और बताए थे आप लोग को बारूद क्या है, तो कहिएगा खोजकर्ता पहली बात बता दीजिएगा, इसका खोज करता है रोजन बेकन, रोजन बेकन साहब हैं। और यह कह दीजिएगा यह गंधक सोडा KNO3 तथा चारकोल का मिश्रण होती है, चारकोल का मिश्रण होती है। ये गंधक सोडा तथा चारकोल का मिश्रण होती है। कौन, जिसका नाम है हमारा बारूद नाम है, जिसको गन पाउडर का नाम दिया गया है। तब बताइए बालू और TNT नहीं, सल्फर रेत और हमारा चारकोल, सल्फर रेत
और चारकोल कह रहा है कि नाइटर, सल्फर और चारकोल। देखिए नाइटर है, सोडा को ही नाइटर कहा जाता है, सोडा कहिए चाहे नाइटर कहिए, KNO3 को नाइटर भी कहा जाता है और चाहे इसी को सोडा भी कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। तो नाइटर, सल्फर और आपका कास्ट कोयला माने कि चारकोल हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। तो एक बात बताइएगा, अर्ध आयु काल को पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा से कोई लेना देना नहीं होती है। तो कहिएगा अर्ध आयु काल जो होती है, टी हाफ जो होती है ना, टी हाफ जो होती है रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध जीवन काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र होती है। तो ये बताइएगा अर्ध जीवन काल रेडियो सक्रिय तत्व की, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध जीवन काल, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध जीवन काल जो होती है, अर्ध जीवन काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा से, प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र होती है, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र होती है। रेडियो सक्रिय तत्व का पूर्ण विघटन संभव नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व का पूर्ण विघटन नहीं होता है। एक और बात लिख दे रहे हैं, रेडियो सक्रिय तत्व का पूर्ण विघटन नहीं होता है, पूर्ण विघटन नहीं होता है, पूर्ण विघटन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, कहियो नहीं होता है पूर्ण विघटन से। पूर्ण पदार्थ का पूर्ण विघटन ये गलत हो जाएगा ये भी गलत हो गया हमारा, ठीक ना, ये गलत हो गया ये। फिर कह रहा है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, 3/4 भाग का विघटन। तो आप मान लीजिए कि इसका प्रारंभिक मात्रा आप मान लीजिए कि 1 ग्राम है, इसका अर्ध जीवन काल आपका हो गया, कल बताए थे ऐसा सवाल बताए थे ना, इसका अर्ध जीवन काल जो हो गया, अर्ध जीवन काल हमारा कितना है, 10 दिन है। चलिए 10 दिन है, इसका आधा कर दीजिएगा तो 1/2 ग्राम का कितना, 10 ही दिन रहेगा। फिर इसका आधा 1/4 ग्राम का कर दीजिएगा, कितना, 10 दिन ही रहेगा। तो बताइएगा ये तो समय दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, तो यही दोनों समय लेना है। तो कहिएगा 20 दिन में 1/4 ग्राम बच गया, माने कि 3/4 भाग खत्म हो गया। तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कौन नंबर हो गया, सी नंबर। कल सवाल बताए थे, एक बार देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाला। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो ट्रांजिस्टर में आपका डायोड में हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, तो हम लोग जर्मेनियम का यहाँ यूज करेंगे। और अर्धचालक में हमारा कौन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये शुद्ध अर्धचालक होती है, यही हमारा शुद्ध अर्धचालक में आती है, अर्धचालक में आती, शुद्ध अर्धचालक में आती है कोई ऑप्शन, तो हाँ यहाँ तो बन गया। अब लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या है, इन्वर्टर है, यूपीएस है। तो कहिएगा कि मोबाइल चार्जर है ना, कि मोबाइल को क्या 220 वोल्ट का ही एसी वोल्टेज चाहिए, नहीं, कहिएगा उससे कम चाहिए, तब ना हम लोग उसमें एडाप्टर लगाकर हम लोग मोबाइल का चार्जर जो होती है उसमें ट्रांसफार्मर होगा जो स्टेप डाउन करता होगा वोल्टेज को। तब बताइएगा मोबाइल चार्जर क्या होती है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। कौन डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होती है। तो हमारे घरों में लगे उपकरण जो होती है, सबसे पहली बातें बताइएगा कि हमारे घरों में लगे उपकरण जो होती है समानांतर क्रम में समूहित होती है, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में समूहित होते हैं, पैरेलल में समूहित होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे घरों में लगे उपकरण किस क्रम में, पैरेलल में समूहित होते हैं।
तो हमारे घरों में जो विद्युत का वायरिंग होता, माने कि तार का जो वायरिंग होता होगा पैरेलल के लिए होता होगा। तो वही बात हो गया, श्रेणी संबंध नहीं, समानांतर आपका कॉम्बिनेशन कनेक्शन होती है। लीजिए अगला है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। देखे होंगे पहले के जमाने के लोग कहते थे कि रेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेलगाड़ी आ रहा है कि नहीं, पटरी के पास कान लगाकर सुनते थे, कहते थे कि हाँ उधर से आ रहा है। इसका मतलब कि ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की अगर चाल पूछा जाए, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो होती है ठोस में, उससे कम द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है गैस में, और निर्वात में तो बेचारा चलबे ना करता है। ठीक ना। तो एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है। गलत हो गया। ध्वनि तरंगे रेल की पटरियों के बीच परावर्तित होती है। ध्वनि तरंगे जो है रेल के पटरियों के बीच परावर्तित होती है। तो बता दीजिएगा इसका सही जवाब कौन हो जाएगा हमारा? कहिएगा। 1 नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही हो गया जवाब। लीजिए 32 नंबर सवाल के बाद आ जाइए आप लोग, 33 नंबर पर आ जाइए, जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब दे दीजिए, समझेंगे कि आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। चलिए भाई बता दीजिए फटाफट तो। हाँ 32 का 1 नंबर आ गया है हमारा आंसर। चलिए तो हाँ 32 तो हो गया है ना। 33 नंबर में आइएगा। सुदूर संवेदन संवेदन तकनीकी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? मतलब कि सुदूर रिमोट सेंसर। हाँ रिमोट में किसका यूज करते हैं? या तो रेडियो तरंग का यूज कीजिए, या तो आप वहां पर सूक्ष्म तरंग का यूज कीजिए, माने विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज करते हैं। सोनार वेव का तो कहिएगा इसमें तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करेंगे। विद्युत तरंगों का तो कहिएगा नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग करेंगे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों भाई? जब पानी जमता है, जब पानी जमता है तो जब पानी देखिए बर्फ में बदलता है, जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो उसका आयतन बढ़ जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। यही कारण है कि बोतल क्या करती है? टूट जाती है। जमने पर, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। गलत हो गया। ये हमारा आंसर सही हो गया 1 नंबर। इसके बाद आसान है सब आपका ना। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होती है। कहिएगा कि ये पानी जो है ना उबल रहा है और एगो पानी आपका भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताइएगा भाप वाला ज्यादा जलन देती है। क्यों भाप वाला जलन ज्यादा देती है? वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा दी जाती है। सही बात है। तो वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा दी जाती है। कह दिया जाएगा कि आपका भाप से जलन ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होती है। भाप में किसका मान? गुप्त ऊष्मा का मान ज्यादा होती है। तो कहिएगा भाप में गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होती है। यही कारण है कि खौलते पानी के अपेक्षा
खौलते पानी के अपेक्षा भाप से अधिक जलन पैदा होती है, अधिक जलन पैदा होती है। अधिक जलन पैदा होती है। हो गया बी नंबर ऑप्शन। आगे आ जाइएगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सबसे उचित है? एक दिन और बताए थे। धूप छाता का कलर कॉम्बिनेशन, देखिए धूप छाता का कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन में देखिएगा ऊपर ऊपर बराबर कहिएगा सफेद और अंदर बराबर क्या बोलिएगा? काला। अंदर बराबर कह दीजिएगा काला, ऊपर में सफेद। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश की किरण पड़े, विकिरण पड़े तो उसको रिफ्लेक्ट कर दे। अंदर में काला क्यों? क्योंकि अंदर से गर्मी उर्मी हो गया, नीचे का गर्मी को एब्जॉर्व कर कर तुरंत ऊपर फेंक दें, क्योंकि उष्मा का अच्छा अवशोषक ही उष्मा का अच्छा उत्सर्जक होती है। तो काला उष्मा का अच्छा क्या है? अवशोषक है, तो उत्सर्जक भी अच्छा होगा, तुरंत फेंक देता है। तो कहिएगा ऊपर उजला नीचे काला, एकदम बी नंबर ऑप्शन सही है। ऊपर उजला और नीचे क्या? काला। जो बताए हैं वो लिख लेना है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? आप इस वस्तु को देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब आपके आंख के रेटिना पर बन रहा है, कैसा बनता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क इसको सीधा कर कर दिखलाता है। कैसा कर कर? सीधा कर कर दिखलाता है। तो वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा हो गया, सी नंबर। अगला देखिए, अगला आप लोगों का ये रहा 38 नंबर। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो u का मान 0 है। जैसे जैसे ये इसका वेग देखिएगा, ऊपर से गिराया गया तो इसका वेग लगातार बढ़ेगा, तो 3 सेकेंड बाद इसका अंतिम वेग पूछ रहा है। तो ये सूत्र को दम डायरेक्ट ये सूत्र लगा दीजिएगा, v बराबर u प्लस GT से निकाल दीजिएगा, फटाक से का बन जाएगा। u का मान है क्या? 0। स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, ठीक ना? हाँ तो बताइएगा। और g का मान 9.8 और 3 सेकेंड के बाद कह रहा है, तो 3 भर दीजिएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। है कोई ऑप्शन? तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी है। लीजिए अगला नंबर है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार डैश डैश हो जाएगा। तो याद रखेंगे भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण का अभाव होती है ना? तो गुरुत्वाकर्षण का अभाव होती है तब ना। तो कहिएगा गुरुत्वाकर्षण के अभाव में, कहिएगा गुरुत्वाकर्षण के अभाव में क्या नहीं होती है? गुरुत्वाकर्षण के अभाव में संवहन की क्रिया, संवहन नहीं होती है, नहीं हो पाएगा, संवहन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, संवहन नहीं हो पाएगा, संवहन नहीं हो पाएगा। संवहन जब नहीं हो पाएगा, जिससे गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाएगा, जिससे गर्म हवा जो होती है, गर्म हवा ऊपर नहीं उठ पाएगा उठ पाएगा, और ठंडा हवा ऊपर से, और ठंडी हवा नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाती है। तब बताइएगा, और ठंडी हवा ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगी, और ठंडी हवा नहीं आ पाती है, ऊपर से नीचे नहीं आ पाती है, जिसके कारण बताइएगा ये जो हमारा मोमबत्ती की ज्वाला है गोलाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गोलाकार दिखाई देता है। जब संवहने नहीं होगा तो क्या होगा? गोलाकार दिखाई देती है, गोलाकार दिखाई देगा हमारा। ये कैसा दिखाई देगा? गोलाकार दिखाई देती है। चलिए भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट कह रहा है। अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आती है तो आंधी तूफान का संकेत देता है।
अगर धीरे धीरे नीचे आता है वर्षा होने का संकेत देता है। धीरे धीरे गिरावट, धीरे धीरे पाठ्यांक का गिरना वर्षा का संकेत देता है, वर्षा का संकेत देता है, वर्षा का संकेत देता है। किसका संकेत दिया है? वर्षा का संकेत देता है। तो चलिए, आपके प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आ गया। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि अचानक, देखिए बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से आपका कौन सा मौसम, आपका कौन सी एक मौसम दशा इंगित करेगा? तूफानी मौसम, आंधी तूफान का संकेत देती है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, हम अब कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।